तो मेरे तंदुरुस्त राजा बेटा जी और मेरे रसगुल्ले बच्चों, हंसते खेलते खिलखिलाते बच्चों, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि एक प्यारी सी स्माइल आपके होठों पर, आपके चेहरे पर आ जानी चाहिए। और बहुत 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 प्यारी सी स्माइल के साथ में फिर अब आज हम लेक्चर को शुरुआत करेंगे। एक बढ़िया सी ब्यूटीफुल सी स्माइल आ जानी चाहिए, ठीक है? प्यारी प्यारी सी स्माइल को लेकर आ जाइए। अब बेटा जी आज आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूं मैं, और उस होमवर्क के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मतलब आज पहला लेक्चर सर होमवर्क, यस बेटा जी। क्या है, आपके कुछ थ्योरी टॉपिक है मॉड्यूल में, थ्योरी टॉपिक्स है, और ये टॉपिक्स आप छोड़ कर ना जाए ऐसी मेरी इच्छा है। तो उन थ्योरी टॉपिक्स का आप अभी सेल्फ स्टडी करना शुरू करेंगे। उन सेल्फ स्टडी वाले टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ। सेल्फ स्टडी मतलब ये स्टडी आपको आप ही करना है। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि बचपन से आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर पढ़ना लिखना पढ़ाया जा रहा है, और थ्योरी टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसको पढ़ लिख कर आप चीज़ें समझ सकते हो। तो आज जो मैं टॉपिक आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। इस टॉपिक के अंदर आपको पूरा थ्योरी पढ़ना है मॉड्यूल का। मॉड्यूल का थ्योरी पढ़ने के बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन और आंसर्स है उन सभी के आंसर्स आपको देखने हैं मॉड्यूल के इसका हिसाब से, ठीक है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है और आप सभी बच्चों को ये पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है कॉन्टिंजेंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो बेटा जी अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कि इन टॉपिक्स को पढ़कर खत्म कर देंगे। और ये टॉपिक ऐसे खत्म नहीं करना है। अगर तुम सही में योद्धा बनना चाहते हो और सही में जीतना चाहते हो, और पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में इंप्रूवमेंट हुआ और उसके बेसिस पर ही आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, सो मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों टॉपिक के मेरे को आप बच्चों से चाहिए होंगे चार्ट। आप चार्ट बनाओगे तभी मुझे समझ में आएगा कि भाई जी आपने पढ़ाई की है, क्योंकि बिना चार्ट बनाए तो आप बोल दोगे हाँ मैंने ये पढ़ लिया है, बट वो पढ़ाई नहीं है। तो बेटा जी मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इन सभी चीज़ों के चार्ट्स बनाओगे। तो प्रिया अग्रवाल ये पहली लड़की जो है, इसने बोला है कि हाँ कि वो चार्ट बनाने वाली है, और अगर गधेड़ी कल चार्ट बनाकर नहीं आई तो आज मैं आपको वचन दे रहा हूं कि अपन जाएंगे इसके घर में और इसको परमानेंट टैटू बनवा कर आएंगे मिलकर, और इसके पापा मम्मी को कन्विंस करेंगे कि टैटू बना दीजिए परमानेंट गधेड़ी बोलकर, और बनाकर लिख कर आएंगे, ठीक है? ऑलराइट। क्योंकि क्या है, बेचारे गरीब बच्चे, मिस्टर ड्यूड बराबर बोल रहा है बेचारा, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा बोल रहा है कि अरे सर क्या है अभी आपने बोला नहीं, और इसके पहले तो किकिर 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 चालू हो गया, होमवर्क हो गया बोलकर। ठीक है, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 4। ये होमवर्क अभी जो दे रहा हूं उसके पीछे कारण बताता हूं मैं आपको, होमवर्क क्यों दे रहा हूं। बेटा जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे तब मुझे काम नहीं करना था, अभी मैंने ये होमवर्क दिया है तो अब आपको दिक्कत आएगी लास्ट में कंप्लीट करते हो। तब मैं हूं ना, तब मैं इन चीजों को सॉल्व करा दूंगा। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आई, एरर आया, तो आप मुझे पूछ सकते हो लाइव बैच में, और मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? और रिवीजन बैच है तो इसके बेसिस पर आप ये बात तो मानकर चलते हो कि यू विल नॉट बी, ये बात तो मैं मानकर चलता हूं कि आप काय म्हणत हो तुम्हें कि रिवीजन बैच के लिए आकर चले हो, तो आप ये बात तो मानकर चलते हो कि बेटा जी इसमें सेल्फ स्टडी पर भी उतना का उतना ही इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ता है। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क था, और आपके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 21 भी होमवर्क था, तो ठीक है। सो हम इन दोनों ही प्रश्नों के बारे में हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बोल रहे हो तबला मास्टर जी, मुझे बोल रहे हो तुम्हारा नाम तबला मास्टर क्यों है भाई? तो तुम मुझे बोल रहे हो कि सर मीडिया ऑन करिए। ठीक है बेटा जी, मीडिया ऑन कर दिया ताकि मुझे तुम्हारा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी पता चले कि तुम क्या कर रहे हो, क्या गुल खिला रहे हो। और ये तुम्हारा मीडिया ऑन, ठीक है। तुम्हारा मीडिया कल तो ऑन किया था मैंने, कौन बंद कर देता रहे नालायक? तुम कुछ तो कांड करते हो, कोई तो एक फैकल्टी आकर फिर बंद कर देता। क्या कांड करते हो नालायक को? चलो जल्दी से आ जाओ और मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। ओहो हो, आंसर आ गए, आंसर आ गए, आंसर आ गए भाई, आंसर आ गए। पहला जिसका आंसर है वहां से शुरुआत की जाए। बॉयज कभी भी आगे नहीं रहते हैं आंसर्स में, गधेड़े एक नंबर के बॉयज, एक नंबर के गधेड़े बॉयज है, राइट। सो ये आंसर आया प्रांजलि से। प्रांजलि प्रेजेंटेशन और अच्छा हो सकता था बेटा जी, और प्रेजेंटेशन की धज्जियां उड़ाई है तुमने, क्योंकि देखो आपका लिखा हुआ जो चीज है वो अच्छा दिखना चाहिए, राइट। ये कौन है? काजल, काजल ठीक है, मिस्टेक्स थोड़ी सी कम कर बेटा, राइट। आंसर देखेंगे अभी तुम्हारा सही है कि नहीं, ठीक है काजल, और इंप्रूव करो बेटू। और ये है राशि जैन का आंसर है, ये डिंपल का है। डिंपल क्या लिखा है बेटा, कैसे गंदी तरीके से लिखती है पिल्लू को। गौरव रहेजा, गौरव रहेजा जी उपकार किया है क्या रे? तुम्हारे गांव में पेंसिल नहीं मिलती क्या रे? तू सारे कपड़े नहीं पहनता क्या रे नालायक?
फिर ऊपर ऊपर से कैनवसिंग कर देता है, होपलेस, पूरे कपड़े पहना कर नालायक, कैसे भी लिखता है। ये कौन है? गौरव रह जाइए माकड़। ये साइली, ओके साइली ठीक लिखा है बेटा। ये कौन है? रोहित गुप्ता, ठीक है। यार तुम्हारा हैंडराइटिंग तुम ही देख लो ना, तुम्हारे सामने है कि भाई ये अगर एग्जामिनर के सामने आए तो अच्छा लगेगा क्या? और क्या यह पेपर अच्छा लगेगा? शुभम कुमारी सिंह ने जो लिखा है, कितना अच्छा लिखा है शुभम कुमारी ने, अच्छा लिखा है ना? देखो कितना बढ़िया लिख रहा है ये तो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू शुभम कुमारी जी। ये सताक्षी, सताक्षी आपने भी अच्छा लिखा बेटा। ऑलराइट, स्नेहा माने, अच्छा लिखा है पिल्लू। ये दबतीन कलर के पेन कौन यूज करता है? ये है गायत्री यादव। गायत्री जी ठीक है, आप भी बहुत प्यारा। नंदिनी ठीक है। और ये है पारुल मिश्रा, ठीक है। हसन अशरफ, थोड़ा सा और इंप्रूव करो पिल्लू, अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा और कर सकते हो। बट मुझे एक चीज तुम्हारे हस्ताक्षर और ये बाकी की चीजें देखकर लगती है, वो बता रहा हूं आप सभी लोगों को, जिसका मुझे आप सभी बच्चों पर गर्व है, एकदम प्यारे से तरीके से गर्व है, वो ये है कि मेरे रसगुल्ले बच्चे कम से कम मेहनत कर रहे हैं। अब कल टैटू बनेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं। अरे सर कल वाला होमवर्क किया, अच्छा। तो मुझे एक चीज तुम्हारी बहुत अच्छी लगी कि तुम मेहनत कर रहे हो, और मेहनत का मुझे आई एम श्योर कि यू पीपल विल 110% यू विल गो अहेड इन योर लाइफ। सर डिप्लोमा इन तबला, दैट्स व्हाई आई एडिटेड द नेम। गौरव भाई मेरे से एक बार बात करना ना यार, फोन कर प्लीज, एक बार बात कर लेना प्लीज, या मुझे तेरा नंबर दे देना, मैं कॉल कर दूंगा भाई। ओके 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 ओके, तुम्हें मैसेजेस देखने में मजा आता है, ऑल राइट। सर मेरी होमवर्क की प्रेजेंटेशन कैसी है? राशि जैन, मैंने अभी आंसर्स दे रहा था मैं, तो उसके बेसिस पर समझ लो, बट आप मेहनत कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, फोर्थ का आंसर आप देख लीजिए। फोर्थ के आंसर के बाद में आप सभी बच्चों से दरख्वास्त होगी कि आप मुझे इसका आंसर बताना, कौन सा वाला फोर्थ का आंसर हो जाए। सो देन आई वुड एक्सपेक्ट यू टू गिव मी द आंसर ऑफ May 21। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, फोर्थ का आंसर मैं दिखा देता हूं, और जो ये वाला पेपर है उसका आंसर आप मुझे बताओगे, कौन सा वाला? जनवरी 2021 का जो पेपर है वो आप मुझे बताएंगे। सर मैंने टेबल नहीं बनाई थी इस क्वेश्चन में, नहीं चलेगा प्रिया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये फालतू के क्वेश्चन पूछा ना तो इधर से भाला डालेगा नालायक, माकड़, तब गुस्सा दिलाते हो ना नालायक। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या पूछ रहे हो? मतलब पता है क्या, पढ़ाई के मामले में ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो कि सर ये मतलब टेबल पूरा नहीं बनाया तो चलेगा क्या? तुम मुझे बात बताओ, तुम जो वॉशरूम में जाते हो तो पूरा करके आते हो कि ऐसे ही आ जाते हो? दिस इज नॉट द वे यार, यू हैव टू कंप्लीट कंप्लीटली। ये गुंडी कौन है यार, इतना प्यारा प्यारा लिखकर, और कहां पे गई गुंडी? ये देखो, ये है स्नेहा माने, अच्छा लिखा है काफी, राइट। अभी आपको आंसर बताऊंगा इसका, बट पहले करते हैं। तो बेटा जी एंट्री देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 8,40,000 अपेक्षा करता हूं कि ये एंट्री आपकी सही रही होगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, बेटा जी इसमें बिना टेबल के नहीं चलेगा, आई रिपीट बिना टेबल के नहीं चलेगा, यू हैव टू हैव टेबल, आई टेल यू क्लियरली। क्योंकि बेटा जी वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, वो आंसर आपने कैसे डिराइव किया ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर बेटा जी नेक्स्ट एंट्री थी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इन्होंने ये एंट्री कंबाइन की है। आपने यदि एंट्री ऐसी की होगी, कंबाइन किया और फिर बैंक में रिफंड किया 1,80,000, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इन्होंने कॉलम नंबर के रेफरेंसेस दिए, तो आपको भी वैसे कॉलम नंबर के रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लेना, मैं वेट कर रहा हूं आपका। और फिर बेटा जी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, एग्रीड। और राजा बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये पैसा जब मिलेगा तो आपको पैसा कम मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, ये पैसा ड्यू कराया। और फिर बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और इसी के साथ आपका एंट्री खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से उन्होंने टेबल बनाया, और टेबल आपका बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस तरीके से मैं बता रहा हूं।
category, number of shares applied for, number of shares allotted, amount received on application, amount required on application, amount adjusted on allotment, refund कितना करना है, amount due on allotment, amount received on allotment। इस तरीके से मैंने सिर्फ इसमें एक और कॉलम यहां पर एक जोड़ा था कि अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट कितना था और सरप्लस कितना है। ये दोनों कॉलम मैंने और एक्स्ट्रा जोड़े थे जिससे और चीजें आसान हो जाए। तो मैंने क्या किया था, पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, थर्ड लेवल पर एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन, और बेटा जी उसके बाद में मैंने बताया कि कितना सरप्लस है, वो अलॉटमेंट में कितना रिक्वायर्ड है तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, नहीं तो फिर उसका क्या कर दो, रिफंड कर दो। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब राजा बेटा जी मैं आप सभी लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपने किया है, मैं इसका उत्तर देखना चाहता हूं आप सभी लोगों ने कैसे उत्तर किया है, तो मुझे बताइए। कहां पे यस 11th क्वेश्चन का आंसर बेटा जी मैं आपसे चाहूंगा। मीनवाइल मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, सो आप वापस से एक बार अगर इमेज भेज पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, ए लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख in equity shares of 10 each, of which 6 lakh shares have been issued and fully paid up on 31st March 2020। इसका कुछ भी नहीं करना है बेटा जी, you have to do absolutely nothing। बेटा जी मुझे यहां पर कुछ तो मेरे स्टाफ से वापस प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, ये इतना अमाउंट नहीं है। द कंपनी प्रपोजेस टू मेक फर्दर इश्यू ऑफ 1,35,000। हालांकि इस लाइन का हमें एंट्री नहीं करनी, बट ये एंट्री गलत है क्योंकि 1 लाख अगर ऑथराइज्ड है तो बेटा जी 6 लाख शेयर्स उसमें से कैसे इश्यू होंगे, राइट। 1 लाख इंटू 10, ये कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा जी, इसको इग्नोर करो, इस लाइन को पूरा इग्नोर करो। द कंपनी प्रपोजेस टू मेक फर्दर इश्यू ऑफ 1,35,000 ऑफ दिस व्हाट आई कैन से at rupees 14 each, the arrangement of payment being 2 per share on application, allotment 5 per share including the premium, the final call for the balance to be made and the money received on 31st December 2020, application were received for 5,60,000। तो इधर जो गायत्री यादव ने मुझे आंसर भेजा है, मैं उस आंसर को आपके सामने ओपन कर रहा हूं और अभी आपको दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। सो गायत्री यादव जी का आंसर मैंने ओपन किया। गायत्री यादव जी का आंसर किधर गया, डिंग 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 डिंग। ठीक है, इसमें दिखता छोटा छोटा है एकदम, थोड़ा सा बड़ा नहीं किया है क्या किसी ने? यार फोटो बड़ी नहीं कर सकते क्या अपन? ये कौन सा वाला फोटो था, मालूम कैसे पड़ेगा? हाँ ठीक है भाई जी, किसी का बड़ा हुआ लिखा हुआ है क्या फोटो? जय का ट्राई करें भाई साहब, इसने तो और कमाल कर दिया, तांडव मचा दिया है। चलो गायत्री जी की सेवा लेते हैं। गायत्री जी हाजिर हो। तो बेटा जी पहला नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेंट 10,000 है ऑन अप्लाइड अलॉटमेंट वॉज इन फुल। सो बेटा जी अगर इधर ध्यान से देखेंगे तो मेरे कर्सर के पास ध्यान दीजिए, अरे कर्सर के पास ध्यान दीजिए, हाँ ये इधर देखिए 10,000 इसकी एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड भी 10,000। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इस घोड़ी ने इसको बोला था कि इधर निकालने का सरप्लस वगैरह कुछ नहीं किया है। सो बेटा जी इसकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ये 2 रुपए पर शेयर मिला है। सो एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड इज 20,000, तो इस केस में सरप्लस मनी निल है। और बेटा जी अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू है? सो बेटा जी 10,000 इंटू 5 50,000। सो बेटा जी इसका कुछ भी एडजस्ट हुआ नहीं है, रिफंड भी कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका पैसा मंगाना पड़ेगा 50,000। मुझे लगता है ये पहली लाइन सही है। दूसरी लाइन के बारे में बताता हूं, एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड, 2 अप्लाइड, नो मनी वॉज रिटर्न टू दिस एप्लीकेशन। वाह 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 वाह। सो ये देखो 50,000, उसको 1 के लिए 2 मिला, ये 2 के लिए 1 मिला, कुछ भी बोल रहा हूं, तो 25,000 इनको मिले। सो राजा बेटा जी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज 1 लाख बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन इज 50,000। सो सरप्लस आया 50,000। अब इसमें से हम 50,000 एडजस्ट कर देंगे, बट पहले पूछेंगे इनको 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 1,25,000 रुपए अलॉटमेंट में पैसा डी होगा, ये जो ग्रीन में जो लिखा है। और बेटा जी उसमें एडजस्ट कितना हुआ, 50,000 एडजस्ट होगा, राइट। तो इन भाई साहब से अपन मंगाएंगे 75,000, क्या बात है। फिर राजा बेटा जी जो लास्ट वाला है वो 5 लाख है शेयर्स, उसको 1 मिला है, तो 1 लाख शेयर्स मिले।
तो राजा बेटा जी 10 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी मिली है बेटा जी। 1 लाख इंटू 2 लाख रुपए ही इनके एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड है। मतलब बेटा जी 8 लाख रुपए इनके सरप्लस हुए। सरप्लस 8 लाख रुपए हुए। अब हमने पूछा कि भाई अलॉटमेंट में आपके कितने मंगाने हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख रुपए मंगाने हैं। बट राजा बेटा जी इनके ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर दिए 5 लाख और 3 लाख रुपए रिफंड हो गए। एग्रीड। सो बेटा जी ये चार्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस गुड़िया का, गायत्री यादव जी का आंसर सही होना चाहिए। पहली एंट्री होगी आपकी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसकी अमाउंट आएगी 11,20,000। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11,20,000 डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फिगर कितना है भाई साहब, सॉरी कैसे लिख दिया अरे यार, 2,70,000 राइट। और फिर इसमें से हम रिफंड करेंगे ₹3 लाख एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम अमाउंट करेंगे 5,50,000। मुझे बता दीजिए क्या ये एंट्री सही है क्या, राइट क्या ये एंट्री सही है क्या, मुझे बता दीजिए। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। टेढ़ा बेचती है एंट्री नालायक। सो बेटा जी यस बिल्कुल सही जवाब, जो मैंने बताया था वही वाली एंट्री इस भाई साहब ने की है, रोहित गुप्ता जी ने। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये अमाउंट आपने निकाली होगी बेटा जी। हमने जो शेयर्स अलॉट किए है वो कितने शेयर्स है, 1,35,000 इंटू 10 नहीं, इंटू 10 नहीं, इंटू 5, 1,35,000 इंटू 5, सो 6,75,000 आएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा 1,35,000 इंटू 1 आएगा शायद से, है ना, 1,35,000। और कितना गंदे तरीके से लिखा है इसने कि भाई एग्जामिनर तू देख ले भाई, तेरे को समझना है तो समझ, नहीं तो मेरे को अगले अटेम्प्ट में बुला लेना, ऐसी उसकी भाषा है। 1,35,000 इंटू 4, so it will turn out to how much, 5,40,000 and that's absolutely right। फिर बेटा जी पैसा मिलने की बात आई तो यहां पर एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये एंट्री भाई साहब की हो गई है गलत। मुझे बताइए एंट्री सही है कि गलत है, मैं आपके उत्तर का इंतजार में हूं। 1,25,000 नहीं आएगा, इट शुड बी 1,35,000। देखो गलत तरीके से, अच्छे प्रेजेंटेशन से ना लिखने का अंजाम आपने देखा क्या। मुझे लगता है ये एंट्री गलत है, क्योंकि बैंक अकाउंट आपको मिलना चाहिए 1,35,000 ना। टेबल कहां पे है, अच्छा मैंने अमाउंट टू बी कॉल्ड 1,25,000 है क्या, नहीं बेटा जी मेरे से गलती हो गई, मैंने टेबल बराबर से नहीं देखा, 1,25,000 ही बराबर है। सॉरी सॉरी सॉरी, चाय 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 ये देख लो, अरे बाबा ये छोरी की गड़बड़ थी, ये 1,25,000 है, मेरे को 135 याद आ रहा था, सॉरी। ठीक है भाई जी, ये वाली एंट्री भी सही है अभी है भाई साहब, वैसे लिखा बहुत गंदा है बट ठीक है। फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट आनी चाहिए आपकी 7 रुपए आने चाहिए। सो बेटा जी 1,35,000 इंटू 7, 9,45,000 बिल्कुल सही जवाब एंट्री। और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 9,45,000। अरे बाबू मोशाय रोहित भाई सब कुछ सही है, एंट्री भी सही है, बट सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है कि तुम लिखते बराबर नहीं हो, ये एकदम गंधेड़े के जैसे लिखते हो, राइट। तो ठीक है बेटा जी, मैं भी आपकी चीजों से सहमत हूं कि वही चीज आनी चाहिए, और बहुत बढ़िया। सो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। कौन सा, 11th। अब हम आपसे अगली चीज बात करेंगे, एक होता है कॉल्स इन अरियर्स और एक होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है मैं आपको बता दूं। व्हाट इज कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो आप सभी बच्चों को थ्योरी में आना पड़ेगा इधर। यदि कोई व्यक्ति पैसा लेट दे और कोई व्यक्ति पैसा जल्दी दे, तो राजा बेटा जी उसमें तो सीधी सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति पैसा लेट दे तो उससे हमको क्या मंगाना पड़ता है बेटा जी, इंटरेस्ट मंगाना पड़ता है कॉल्स इन अरियर्स पर। और यदि कोई व्यक्ति पैसा एडवांस में दे दे, जल्दी दे दे, तो हम उसको क्या देते बेटा जी, इंटरेस्ट देते, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। सो राजा बेटा जी आप इधर आइए और कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ये रहा, interest on calls in arrears and calls in advance, right? Calls in arrears means when the person has not paid the money, it is called as calls in arrears. When the person has paid the money in advance, it is called as calls in advance.
बेटा जी यदि आपका कॉल्स इन अरियर्स है तो उसके ऊपर आप 10% इंटरेस्ट लेंगे, और यदि किसी ने कॉल्स इन एडवांस दिया तो उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देंगे पर एनम। वापिस रिपीट करता हूं, कॉल्स इन अरियर्स पर कम है आपको 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपनी, यदि कॉल्स इन एडवांस है तो 12% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना है, मतलब कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी। अब बेटा जी सिंपल सी बात है, कॉल्स इन अरियर्स में इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, और कॉल्स इन एडवांस के लिए इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एग्रीड? सो बस ध्यान में रखना कि कॉल्स इन अरियर्स पर इंटरेस्ट को आएगा क्रेडिट बैलेंस, और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट को आएगा डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस आएगा। एग्रीड? और टेबल एफ क्या है आपको अंकिता मैम जी पढ़ाएंगे लॉ में, राइट? ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है उसका एक क्या बोलते हैं उसको, एक मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है जो कंपनीज एक्ट में दिए होते हैं, उसको टेबल एफ बोलते हैं, और टेबल एफ द्वारा ये चीज बताई गई 10% और 12% पर एनम। अब बेटा जी इधर आ जाइए, ये पढ़ना है तो पढ़ना आप घर पर। अब इधर आ जाइए, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन कॉल्स इन अरियर्स। तो बेटा जी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इनकम है, सो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, राइट? जो इंटरेस्ट मिलना है उसकी एंट्री हम क्या करेंगे भाई जी, किनसे पैसा मिलना है, तो जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो है शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। आई रिपीट, एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और राजा बेटा जी पेमेंट की एंट्री आएगी शेयर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट। मैं आपको और एक चीज बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस विल गेट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट डेबिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स विल गेट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। यदि आपको कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लीजिए, और नहीं क्वेरी है तो फिर बेटा जी मुझे आपको बताना पड़ेगा 2 क्वेश्चन। तो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 फर्स्ट। 12 और 13 अभी हम करेंगे, 12 13 और कौन सा करेंगे मैं आपको बता देता हूं, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 भी, 12 13 और 7 भी। ठीक है, सो हियर वी गो, प्लीज कम डाउन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आजा 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 रे आजा। अच्छा पहले हम कर लेते बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12, ये देख लेते। पीयू लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, पेएबल 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। सो मैं आपको बताता हूं, फेस वैल्यू है 10, तो हम मानकर चलेंगे कि इशू प्राइस भी है 10, क्योंकि बोला नहीं ना बेटा इशूड एट प्रीमियम, और हम हमारे मन से नहीं कर सकते। एप्लीकेशन के वक्त मैं बोलूंगा 2.5, अलॉटमेंट के वक्त बोलूंगा मैं 3, फर्स्ट कॉल के वक्त बोलूंगा मैं 2, और फाइनल कॉल के लिए मैं बोलूंगा 2। तो ये कितना हो गया बेटा जी, 2 नहीं 2.5, तो कितना हो गया, 10 हो गया क्या? ये बैलेंसिंग फिगर है, और बेटा जी यही ब्रेकअप इधर भी आएगा, 2.5 3 2 1 2.5। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है वेरी गुड, यहां तक की एंट्री एकदम इजी है। मिस्टर पाल हु हेल्ड 20,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, मतलब फर्स्ट कॉल के वक्त उन्होंने क्या कर दिया, फाइनल कॉल का पैसा भी एक साथ ही दे दिया। तो बेटा जी इन पाल साहब को हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस दिए सर जी आपने, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12% के हिसाब से। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड except a shareholder having 2,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrears, right? So बेटा जी क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति भी था जिस व्यक्ति को मतलब फाइनल कॉल के वक्त was made after 3 months from the first call was made fully paid except एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, उसने अमाउंट पे नहीं की थी, राइट? और उसने सारी रकम पे की 2 महीना लेट along with the interest on calls in arrears,
Company also paid interest on calls in advance to Mr. Pal. You are required to make journal entries to record this transaction. अगर कोई बच्चा सुलझा हुआ है दिमाग में तो उसको यह पता है कि सर पहली वाली एंट्री और दूसरी वाली एंट्री में कोई झोलझाल नहीं है, क्योंकि जो झोल होना था वो सारा का सारा कार्यक्रम हुआ है एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल से लेकर। और मैंने आपको और एक चीज समझाई थी इतने प्यार से कि राजा बेटा जी कैश नखरे करती है, ड्यू की एंट्री कभी भी नखरे नहीं करेगी। और अगर आप ये दिमाग में बात बांध लेते हो तो अब आपका पूरा फोकस रहेगा कैश पर, और कैश को सिखाना ये मेरे बस का बात है। मतलब मैं बहुत इजीली समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर तुम हर एक जगह खिचड़ी करते रहोगे तो दिक्कत आएगी। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख इनटू कितना रुपीज बेटा जी 2.5 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख इंटू 2.5। बस बराबर है, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा जी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 2.5, 2 लाख इंटू 2.5, इट विल टर्न आउट टू 5 लाख आई गेस। नेक्स्ट एंट्री होगी बेटा जी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट होगी 2 लाख इंटू 3, मेरे हिसाब से 6 लाख होगी, मतलब 2 लाख इंटू 3 राइट 6 लाख। और फिर नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज 2 लाख इंटू 3, इट विल टर्न आउट टू 6 लाख। तो मतलब पहली 4 एंट्रीज तो एकदम ईजी है। पांचवी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी, क्योंकि ड्यू के एंट्री में कभी गड़बड़ नहीं होती। और एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 2, इट विल टर्न आउट टू 4 लाख 4 लाख। एंड बॉयज एंड गर्ल्स इफ यू चेक इट क्लियरली, तो पहली एंट्री देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्रीड 6 लाख का फिगर है। फिर बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरा हमेशा से एक तरीका रहा है कि मैं जो चीज इजी है ना उसको ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि बच्चे की एनर्जी उधर कम वेस्ट हो। ये 5 एंट्रीज में यदि आपको कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ लीजिए, यदि दिक्कत नहीं है तो ये एंट्री करने को शुरू कर दीजिए। कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि कॉपी करोगे तो फिर आपका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसके आगे के एंट्रीज को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, जहां पर हमें फोकस करना है, दैट वी विल डू इट वेरी क्लियरली। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको कंप्लीट कर खत्म करिए। यहां तक 5 एंट्रीज पहले आप खत्म करिए, मतलब कम से कम कुछ मार्क्स तो मिलने ही मिलने, तय है बात। जब हो जाए तो मुझे बता देना। 5 एंट्रीज तो आपको आपके लेवल पर करनी की है।
अरे बाबा कहाँ रह गए रे, इतनी देर क्या चेप रहे हो, धपाधप कर नहीं पा रहे हो क्या? 5 एंट्रीज तो करनी है के लिए बोला है। प्रिया अग्रवाल जी का है डन सर, बाकी के नालायक को कहां पे रह गए रे गधेड़ो? और ये सब तुम्हारा कार्यक्रम है, तुम काम कर रहे हो अच्छे से, तुम ही आगे बढ़ोगे। ऑलराइट डन 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 ओके। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूं बेटा जी। अब क्या हुआ, हमने ड्यू की एंट्री कर दी, बट बेटा जी जब हमको पैसे मिलना था तो पाल साहब ने क्या किया कि उन्होंने 20,000 शेयर्स के कुछ एक्स्ट्रा पैसे भर दिए। तो बेटा जी मैं क्या बोल रहा हूं, आपको पैसे कितने आने चाहिए थे? एकदम इज्जत से बात करेंगे तो मैं बता रहा हूं 4 लाख रुपए सर आने चाहिए थे। मतलब फर्स्ट कॉल के 4 लाख रुपए आने चाहिए थे, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2। मैं क्या बोल रहा हूं, और पैसे कितने आ गए? सो मैंने कहा जी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 और आ गए सर। 2.5 कहां से लिए? एकदम सिंपल सी बात है बेटा जी, फाइनल कॉल 2.5 के हिसाब से और एक्स्ट्रा आ गए। यस और नो? तो 2.5 एक्स्ट्रा आ गए तो बेटा जी हम क्या करेंगे, हम सिंपल से बोल देंगे, ये देखो इधर 4 लाख प्लस 2 लाख इंटू 2.5, तो हमें कैश बैंक जो नखरे करती है वो तो पता चल गया। 2 लाख सॉरी 20,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा बेटा जी? 50,000। तो 4,50,000 रुपीज आए। बट बेटा जी हम कहेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का उसमें से कितना है, कितना है बेटा जी? 4,50,000। हमारी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक 4,50,000 राइट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कैन आई नॉट राइट डाउन, ये 4 लाख ही रहेगा, क्योंकि इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया, ये नखरे नहीं करता, कैश ऑब्लिक बैंक करती है। इसका शॉर्टकट क्या बताया था? अलॉटेड इनटू आईपी, और बचा हुआ पैसा जो एडवांस में है उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। और ये कॉल्स इन एडवांस कितना है? 50,000 कॉल्स इन एडवांस है। एग्रीड? अब तुम मुझे बोलोगे कि सर हम क्या इधर फाइनल कॉल नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि फाइनल कॉल अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ, तो कैसे लिखोगे? सर अलॉटमेंट में तो लिखते थे बेटा, जिस दिन हम शेयर अलॉट होते थे उसी दिन अलॉटमेंट का पैसा जो एक्स्ट्रा रहता था एप्लीकेशन का वो ट्रांसफर कर देते, उसमें चलता था। बट इधर आप डायरेक्टली टू फाइनल कॉल नहीं लिख सकते। देखो दोनों में फर्क है, इसमें 3 महीने बाद फाइनल कॉल का पैसा हम मंगाने वाले। अलॉटमेंट में जो आप प्रो रेटा अलॉटमेंट में जो एक्स्ट्रा पैसा आता था वो डायरेक्टली अलॉटमेंट में डालते थे। क्यों डालते थे? क्योंकि वहां पर जैसे आज पैसा ड्यू है, राइट मतलब आज पैसे कैसे ड्यू, आज एप्लीकेशन का पैसा आया और आज हम अलॉट कर रहे हैं, और अलॉट करते वक्त हमें पता है कि हमने इसको ज्यादा शेयर्स मतलब क्या जो एप्लीकेशन ज्यादा किया, हमने इसको अलॉटमेंट कम किया, इसका सरप्लस पैसा इसको रिफंड करेंगे और इसी से मंगाएंगे सेम डेट को होने की वजह से वो अलॉटमेंट में जा सकता है। इधर आपको शब्द कॉल्स इन एडवांस ही यूज करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट? सो बेटा जी ये देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। मैं आपको बता दूं उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री होती है ड्यू की। बेटा जी ड्यू की एंट्री मैंने आपको कितनी बार समझाया कि कभी नखरे नहीं करती। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और मेरी अमाउंट आ जाएगी बेटा जी, कैन आई नॉट से हमारे शेयर से 2 लाख अलॉटेड इनटू आईपी, आई विल से 2.5। सो ये 5 लाख की एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल की। बेटा एक साथ 2 एंट्रीज को फिल करिएगा, राइट? ये 5 लाख की एंट्री की, अब मुझे एंट्री नहीं दिखानी, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस, और नेक्स्ट एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सॉरी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री नखरे नहीं करती है, नखरे एंट्री करती है कैश की। तो मैं अभी आपसे चाहूंगा कि एंट्री नंबर 6 और 7 आप लिखिए, आगे की एंट्री मैं आपको आगे बताता हूं। एग्रीड? 5 लाख रुपए आपको इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में आने हैं। बेटा मेरे को आपसे एक और दरख्वास्त है कि इस रिवीजन बैच के बुकलेट में कहीं जगह पे मिस्टेक हुई थी क्वेश्चंस की, तो वो मिस्टेक्स अगर आप मुझे भेज पाएंगे कि जहां जहां पर आपने दुरुस्त करके रखा था, मैंने बोला था कि इधर मिस्टेक हुई है, तो अगर वो मिस्टेक मुझे भेज पाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। अनफॉर्चुनेटली मैंने कहीं जगह पे लिखना भूल गया मैं,
तो अगर आप मुझे उतनी सहायता कर देंगे तो नेक्स्ट बैच के लिए वो इंप्रूव हो जाएगा एंड आई विल बी एबल टू डू इट, इंक्लूडिंग अगर कोई रिपीटेड प्रॉब्लम रही होगी तो। ऑलराइट, ये दो एंट्री हो गई, 6th और 7th, जल्दी से मुझे बताइए। ऑलराइट, अब जरा ध्यान से देखना बेटा जी, इस एंट्री को ध्यान से देखो। 5 लाख रुपए अपने को आने चाहिए ऐसा अपन बोल रहे हैं, बराबर है। तो अब मैं एंट्री नेक्स्ट जो है आपके सामने करूंगा। तो बेटा जी मैंने बताया था कैश नखरे करती, कैश से पूछो क्या नखरे करना चाहती, तो कैश बोलती कैश अकाउंट डेबिट। तो बोलते कि 5 लाख रुपए आने वाले थे, मैंने बोला हाँ 5 लाख रुपए आने वाले थे, उसमें से पाल साहब ने 50,000 रुपए पहले ही दे दिए थे, अब वो दोबारा नहीं देंगे, याद करो पाल साहब ने 50,000 रुपए दे दिए थे। और इस बार एक और व्यक्ति ने कांड कर दिया। कौन सा व्यक्ति है वो नालायक, जिसके पास 2,000 शेयर थे। 2,000 शेयर वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, उसने पैसे नहीं दिए। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय आई टेल यू 2.5, सो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना आ जाता बेटा जी, याद मेरे हिसाब से 10,000 नहीं 5,000, सॉरी 5,000 माइनस कर दी, तो कैश तो इतनी आई, राइट। ये पाल के है और ये जिसने नहीं दिए वो वाले। सो बेटा जी 5 लाख माइनस 50,000, 4,50,000 और 4,50,000 माइनस 5,000, सो द आंसर इज 4,45,000। एग्रीड। अब बेटा जी हम यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल की अमाउंट चेंज नहीं हो सकती बेटा जी। फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी रहेगी बेटा जी, इट विल रिमेन 5 लाख ओनली, क्योंकि मैंने बताया ये नखरे नहीं करती। अब बेटा जी हम इधर क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस है, बट कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट बैलेंस है, ये कभी ना कभी तो रिवर्स करने पड़ेंगे ना। तो अब इसका टाइम आ गया, इसको रिवर्स करो। 3 महीने बाद इसको हम रिवर्स करेंगे और कहेंगे कि भाई जी तुम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा आ गया है। और राजा बेटा जी इधर आएगा कॉल्स इन अरियर्स, और कॉल्स इन अरियर्स कितना है बेटा जी 5,000। अगर आप भाषा से प्यार करो ना, अगर इस अकाउंट से प्यार करो ना, तो अपने आप समझ में आएगा ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सर जी कैश नखरे करती है। सो कैश ने नखरे किए, कितने से कैश ने नखरे किए। सो कैश बोलता है कि सर मेरे को 5 लाख रुपए आने चाहिए थे, बट 50,000 रुपए ऑलरेडी आ गए थे पाल के, तो वो माइनस के और 5,000 रुपए एक नालायक ने दिए नहीं, 445 आ गए। फिर उन्होंने बोला कि कॉल्स इन एडवांस रिवर्स होगा, कॉल्स इन अरियर्स क्रिएट होगा, एंड राजा बेटा जी टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 5 लाख। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस, यस और नो। तो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से, ये मेरी 8वें नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स, टू यहां पर आना रह गया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। मुझे बताओ क्या ये एंट्री समझ में आई क्या, 5 लाख, जल्दी से मुझे बताओ क्या ये एंट्री समझ में आई क्या। आगे की बात आगे होगी, पहले मुझे बताओ ये एंट्री समझ में आई क्या नहीं आई, जल्दी से बताइए ना प्लीज। एक बार बता दीजिए ना प्लीज। राइट, ये एंट्री समझ में आ गई होगी तो इसको एंट्री को लिख भी दीजिए और हम आगे बढ़ेंगे फिर।
चलो ये हो जाने के बाद में वापस एक बार डन कर देना, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये फाइल कर दे। ये ले, ये ले, ले। इधर इधर इधर। डन, वेरी गुड। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये वो समय है जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा आपने एडजस्ट कर दिया है। कॉल्स इन एडवांस का पैसा आपने एडजस्ट कर दिया है। अब कॉल्स इन एडवांस पर और एक चीज देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट। तो बेटा जी जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। सो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के लिए मैं आपको बता दूं कि 50,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले थे, इंटू 12% रेट ये हमें दे दी गई है, राइट, बाय टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट। और बेटा जी मुझे बताइए, जब उसने पैसे दिए वो फर्स्ट कॉल के वक्त दिए थे और 3 महीने बाद फाइनल कॉल मंगाया, सो बेटा जी इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट होगा? 3/12 से, राइट। सो कैन आई नॉट से 50,000 इंटू 12% इंटू 3/12, सो कैन आई नॉट से द इंटरेस्ट शुड बी 1500। और मैं आपको बता दूं, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस विल हैव अ डेबिट बैलेंस, बिकॉज कंपनी को ये पे करना है। कॉल्स इन अरियर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट हमें चार्ज करना पड़ेगा, बट बेटा जी वो 2 महीने के लिए करना पड़ेगा। और कितने पर करना पड़ेगा? 5,000 रुपए पर। क्यों 2 महीने के लिए? क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे सो बेटा जी आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट हमें और बाकी का पैसा हमें 2 महीने बाद मिला है, राइट। सो फाइनल कॉल का जो पैसा मिलना चाहिए था वो हमें 2 महीने बाद मिला है कॉल्स इन अरियर्स का। सो 5,000 इंटू 10% इंटू 2/12, तो ये आ जाएगा बेटा जी, ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स है, इंटू 10% इंटू 2/12। तो राजा बेटा जी ये आएगा 83.33, और ये है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। ये 2 महीने बाद की एंट्री है, ये अभी एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि इसको आएगा डेबिट बैलेंस और इसको आएगा क्रेडिट बैलेंस, ये बस बात ध्यान में रखना। अब आप एंट्री या तो डायरेक्टली कर सकते हो या शेयर होल्डर के थ्रू रूट कर सकते हो। डायरेक्टली करोगे तो क्या करोगे बेटा जी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये डायरेक्टली पे कर दिया। या फिर एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर टू कैश, अल्टीमेटली पे करना है। बट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स की भी एंट्री हमें कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी, हमें पहले पैसा ड्यू बनाना पड़ेगा और फिर इंटरेस्ट मंगाना पड़ेगा। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई आपको। तो मैं अभी आपको ये समझाता हूं, एंट्रीज दोनों बची हुई। तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स टू बैंक, और फिर बेटा जी शेयर होल्डर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, राइट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि ये शेयर होल्डर से हमने पैसा ड्यू बनाया था 83.33, और बेटा जी इसके कॉल्स इन अरियर्स के भी पैसे आने बाकी थे, याद है, फाइनल कॉल के पैसे आने बाकी थे 5,000। और अगर लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला कि जो कॉल का पैसा है वो 2 महीने बाद पेमेंट किया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो टोटल पेमेंट कितना किया? 5,083.33, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन बेटा जी। तो इसी के साथ अब आपकी एंट्रीज ड्यू हो जाती है, कौन सी राजा बेटा जी? क्वेश्चन नंबर, एंट्री नंबर 9, 10, 11 एंड 12। यदि आपको इसमें कोई क्वेरी होगी तो मुझे बताना। सिर्फ ध्यान में रहे, यहां पर इन्होंने एंट्री शेयर होल्डर के थ्रू रूट की, उससे कंफ्यूज होना जरूरी नहीं है। एकदम सिंपल सी बात है भाई जी कि आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये 2 एंट्रीज क्लियर है। थर्ड एंट्री आपको क्या करना है? कॉल्स इन अरियर्स के बारे में, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे राजा बेटा जी? हम करेंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 5,083.33, फिर टू करेंगे इक्विटी शेयर, नहीं, टू शेयर होल्डर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, यदि आपको कोई दिक्कत है, आपत्ति है, तो मैं रुका हूं आपके ही सेवा में। यदि आपको कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है, तो मैं आपकी सेवा में रुका हुआ हूं, जल्दी से मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर हम इंटरेस्ट हमेशा लास्ट में चार्ज करेंगे क्या? नहीं, ये गलत बात है। इंटरेस्ट कब चार्ज करेंगे? कि जब उसका
कॉल्स इन एडवांस किसके स्वरूप का है? जैसे फॉर एग्जांपल इधर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये फाइनल कॉल में था, है ना बेटा, तो फाइनल कॉल में इसको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस चार्ज करेंगे। बट अगर ये मान लो फर्स्ट कॉल में होता, मतलब मान लो अलॉटमेंट के वक्त ही पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता, तो तुम बोलोगे कि मैं फाइनल कॉल के वक्त करूंगी, नहीं, तब आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस करना पड़ता फर्स्ट कॉल के वक्त। डायरेक्ट इफेक्ट वाली एंट्री कब कर सकते हैं बेटा जी? मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि डायरेक्ट एंट्री मत करिए। डायरेक्ट एंट्री का इंपैक्ट वही है, सेम टू सेम है, बट मार्क्स कटते चले जाएंगे तो अच्छा नहीं है। हाँ मार्क्स मतलब ये मैं गारंटी नहीं दे सकता भाई, आजकल पेपर कैसे चेक करते तुम्हें पता है क्या? ये राइट आंसर है सपोज, और तुमने आंसर लिखा ये भी राइट ही है, बट तुमने अलग तरीके से किया, तो उनका ये बोलना नहीं कि इसको राइट देंगे, ये क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा मैच हो रहा है तो मार्क्स देंगे, ऐसा का ऐसा मैच नहीं हो रहा तो मार्क्स काटो। ये पहले वाला जमाना नहीं रहा, ये अभी क्या है कि आजकल थोड़ी सी रट्टाबाजी करानी पड़ती है मुझे, और शर्म आती है, बट क्या ऑप्शन नहीं है बेटा, चाचा बेटा जी, तो कर लियो। सर वर्किंग दिखाओ ना, वर्किंग तो इतनी सी पिल्लू, क्या इसमें वर्किंग दिखाओ, ये ले वर्किंग कर ले कॉपी धपा धप, एक वर्किंग नहीं कैलकुलेट कर पा रहे ना लायक। अब वर्किंग का फोटो ले ले भाई, राइट, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी बच्चे अभी एंट्री से लिख लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मेरे सॉल्व करने से आप पास होंगे या आपके सॉल्व करने से आप पास होंगे? भले मिस्टेक हो जाए, बट अगर वो मिस्टेक दुरुस्त हो जाए तो आप पास होंगे, राइट? तो बेटा फास्ट ट्रैक बैच में मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि बच्चों से ये करवाने की कोशिश करूं, भले थोड़ा बहुत उसमें टाइम ज्यादा चला जाए, बट इट इज ऑलवेज गुड दैट यू शुड सॉल्व इट ऑन योर ओन, राइट, ताकि उससे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है पता चलता है। लास्ट एंट्री है, तो जिन जिन बच्चों का हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 7 आप ही करेंगे, खुद के खुद करेंगे, और मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोग इसको कंप्लीट कर कर अभी के अभी मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 7। अभी ये हो गया होगा ऐसे अज्यूम कर कर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। सामने ये कौन आया, अरे एंट्री दिख रही है, एंट्री नहीं दिखनी चाहिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, फिर आपको आंसर दिखाऊंगा।
फुर्ती से करना है बेटा, फुर्ती से। अरे मैंने टाइम नहीं लगाया, इसको टाइम लगा देते, क्योंकि फिर तुम कितना भी टाइम लोगे तो फिर अच्छी बात नहीं ना। मैं इसको 8 मिनट लगा रहा हूं बेटा जी। नहीं आ रहे थे। मिनट लग चुके हैं। करो बेटा। ओ हो, आदित्य जी ने कौन सा क्वेश्चन भेज दिया? क्वेश्चन नंबर 7, पैंडी। इतना फास्ट, इतना फास्ट तो मैं चेक ही नहीं कर पाऊंगा ना, लाइक। चलो बाकी के बच्चे तुम सॉल्व करो क्विक।
बढ़िया, आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ऐसा बता रहे हो आप, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो बेटा जी देख लीजिए, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लेना। 25,000 और जहां तक मैं देख पा रहा हूं मिहिर व्यास जी ने भी यही एंट्री की है। ठीक है, बट इनको शर्म नहीं आती कि किसी तरीके से भी एंट्रीज कर कर भेज देते हैं, वो गलत है। एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तैयार करना चाहिए। तुम्हें पता है जो बच्चे पीछे रहते हैं या जीवन में जो बच्चे पीछे रहते हैं वो क्या सोचते हैं पता है क्या, कि हमें जीवन में कोई बड़ा काम करना है और डायरेक्टली बड़ा काम करना है। एक्चुअली डायरेक्ट बड़ा काम का स्कोप ही नहीं रहता है, हर छोटे छोटे स्टेप से ही, और हर बार आपको आपका कैरेक्टर मेंटेन करना पड़ता है। हर बार आपको वही क्या बोलते हैं उसको, डेस्परेटनेस या वही सिंसियरिटी दिखानी पड़ती है कि जब घर पर हो या कहीं बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप कभी आईआईटी या आईआईएम से पास हुए हुए लोगों के बारे में सुनेंगे करेंगे, तो वो हर छोटी छोटी चीज पर हमेशा से ध्यान रखते हैं और तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हो और आपको लगता है कि आप फास्ट कर बहुत बड़ा काम किया, तो मेरे हिसाब से आप मूर्ख से और कोई कम नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि बेटा जी सारे बच्चे पास नहीं होने वाले। तो यहां पर तो जितना अच्छे से लिखे, फास्ट लिखने में किसने मना किया, बड़ा अच्छे से लिखो ना, ये कौन सा तरीका हुआ है? दिस इज रॉन्ग वे। मैं इस चीज को बिल्कुल समर्थन नहीं करता ना सपोर्ट करता हूं। तो आपका आंसर सही भी होगा तो मैं अगर आपका पेपर चेक कर रहा हूं तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 30,000 है। फिर नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 30,000 है। और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज अगेन 20,000 है। यस। और फिर बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस 1250, एंड दैट्स राइट, द एंट्री इज करेक्ट एज फार एज दिस इज कंसर्न। ठीक है प्रिया, तुम क्या गधेड़ी के जैसे बात कर रही हो? उस समय मैंने जो होमवर्क दिया था ना जर्नल एंट्रीज के लिए दिया है। कॉल्स इन अरियर्स कॉल्स इन एडवांस अगर अभी पढ़ा है तो अभी होमवर्क दूंगा ना। अब जैसे अश्विनी फड़तरे है, इसने आंसर लिखा है, थोड़ा सा लेट लिखा है, अश्विनी पुरंदरे सॉरी, इसको मैं मार्क्स दूंगा क्योंकि अच्छे से लिखा है। अदिति को भी मार्क्स दूंगा बिकॉज शी हैज रिटन इट प्रॉपरली, और कनक गुप्ता को भी मैं मार्क्स दूंगा बिकॉज शी हैज रिटन इट प्रॉपरली। सीधी सी बात है यार, जब 50 लोगों में से 3-4 बच्चे ही पास होने वाले तो हम उन्हीं को आगे लेकर जाएंगे ना, जो अच्छे से काम करने के काबिल है। जो आदमी ऑर्गेनाइज नहीं है उसको कैसे मार्क्स देंगे यार? और मेरी छोड़ो यार, तुम भी अगर अपने आप को मार्क्स देने की कोशिश करोगे तो तुम खुद भी नहीं दे पाओगे। जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है उसी को दोगे। राइट राजा बेटा जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आपको बता देता हूं थोड़ा सा। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, और ये आपको थोड़ा सा और सेल्फ स्टडी करके देखना पड़ेगा, और लॉ में भी आपका ये पार्ट कवर कराया जाएगा। पहले लिखा जाता है ऑथोराइज्ड, फिर लिखा जाता है सब्सक्राइब्ड, राइट, ऑथोराइज सब्सक्राइब्ड, और फिर लिखा जाता है कॉल्ड अप। या हम ऐसा काम कर लेते कि ऑथोराइज्ड, तो ये जो अमाउंट होती है ये बैलेंस शीट में सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए दी जाती है, टोटल में नहीं आती, ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। ऑथोराइज का क्या है कि जितने मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय उसका फेस वैल्यू, और सब्सक्राइब में क्या जाएगा, उसमें से कितने इशू किए है, राइट। इशूड कैपिटल का सब्सक्राइब का क्या कि कितने इशू किए है, सब्सक्राइब किए उसमें से वो लिखेंगे। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड आप एक साथ भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद में होता है कॉल्ड अप, मतलब जो सब्सक्राइब किए उसमें से पैसे कितने मंगाए, कॉल्ड अप, माइनस करेंगे आप कॉल्स इन अरियर्स, माइनस करेंगे आप कॉल्स इन अरियर्स, और आउटर कॉलम में जो जाता है टोटल, इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ये कौन सा आता है बेटा जी, पेड अप कैपिटल। और ये पेड अप कैपिटल को बेटा जी हम कहां पर दिखाते हैं राजा बेटा जी, वी विल शो इट इन दी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सो बेटा जी कुल मिलाकर मुझे आपको जो चीज समझानी है वो सिर्फ इतनी सी बतानी है कि हम इसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और वो अमाउंट है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब जैसे बेटा अगर कल का अगर आपको याद होगा शेयर फॉरफीचर जब मैं सिखा रहा था तब मैं टिक मार्क करिए जाता कौन से कॉल्ड है, जितने कॉल्ड किए वो कॉल्ड है, और उसमें से जो पैसा नहीं आया वो है कॉल्स इन अरियर्स, उसको माइनस कर आप बताते हो पेड अप कैपिटल। और ये पेड अप कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखता है, पेड अप कैपिटल पर ही डिविडेंड दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये एक थ्योरी का पार्ट था जो मैं आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 13 ये होमवर्क है बेटा जी आपके इसमें जो प्रिंटेड है, और क्वेश्चन नंबर 13 ये मॉड्यूल का आपका क्वेश्चन नंबर है 8, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप वहां से इसका आंसर देख सकते हो आपके वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि कल बेटा जी मैं इस टॉपिक को दोबारा नहीं लूंगा क्योंकि टॉपिक आज हमको खत्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने होमवर्क दिया, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको वहां पर देखना है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि मॉड्यूल की इसकी भी थ्योरी एक बार आपको पढ़ने की है। अब इससे ज्यादा मैं आज होमवर्क नहीं दूंगा, तो मॉड्यूल को आपको इसकी थ्योरी पढ़ने की है, बात ध्यान रखना। अब हम चलते हैं बेटा जी, एक और क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट बुक में रह जाता है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो
विच इज दैट क्वेश्चन? ओ, क्वेश्चन नहीं बचा है, तो मैं तुमको ओरली बता देता हूं, या फिर ठीक है डिबेंचर टॉपिक में बता देंगे, ठीक है। सो राजा बेटा जी, अब आपका समय हो चला है कि हमारा शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। आई रिपीट, शेयर कैपिटल का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। इसके अंदर थेरी पार्ट पेंडिंग है, और मैं आप सभी बच्चों से कहा, मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस थेरी को अच्छे से पढ़िएगा और थेरी को पढ़कर वापस रेडी हो जाइएगा, ठीक है। अब हम बेटा जी एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। अभी समय हो चला 6:07। कंपनी फाइनल अकाउंट हमारा खत्म हो गया। अब हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद में हम डिबेंचर वाला टॉपिक शुरू करेंगे, और डिबेंचर वाला टॉपिक शुरू कर उसको लगातार पढ़ते पढ़ते उसको खत्म करेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ शॉर्ट टर्म के लिए 10 मिनट के लिए मैं आपको बाय बोल रहा हूं। 10 मिनट के बाद में आपको उस साइड में वापस कैच करूंगा, ठीक है। सो खुदाफिज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।